नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिनकी पार्टी तो हारी लेकिन वो खुद भी चुनाव हार गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एक अच्छे विजन के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और उसके बाद जितने भी वोट्स हैं, मेरे ख्याल से सभी तबके के जो लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सिवाय यादव और मुस्लिम्स के। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जो है क्या यादव और मुस्लिम्स की ही पार्टी है? देखिए, ये आपके सोच का नतीजा और तरीका हो सकता है कि किसी परिणाम को आप किस रूप में उसकी व्याख्या करती हैं। मतदान हमेशा गुप्त होता है। वोट कौन किसको कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, न दिखा करता है न बता करता है। इसलिए वोट की मीमांसा अपने तरीके से करना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। विधायकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। वोट परसेंटेज का ग्राफ भी हमारा बेतहाशा बढ़ा है। हम केवल सरकार नहीं बना पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गेनर नहीं है। हम सरकार नहीं बना पाने के बावजूद भी गेनर रहे हैं। हाँ, ये बात दीगर है कि जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा का साथ छोड़ा था, मुख्य रूप से मैंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के आरक्षण पर डकैती डाली है, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली है, दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती किया है, जिसकी पुष्टि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने भी की, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया है। यहां तक कि उस गलती को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारी भी, लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती नहीं की। ये मुद्दा आज भी जिंदा है। भाजपा के चुनाव जीत जाने से न मुद्दा मरा है, न भारतीय जनता पार्टी का पाप छिपा है। हम ये बात दीगर है कि भाजपा छोड़ने के ठीक बाद चुनावी दौर में जाना पड़ा। अपनी बात को मजबूती से मैं घर घर और जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, अन्यथा आज ठीक उल्टा रिजल्ट होता, हम सरकार में होते। स्वामी प्रसाद, अलीगढ़ की 7 विधानसभा पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने कब्जा कर अपना परचम लहराया। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अलीगढ़ और प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। बाकियों भानु गुट ने भी बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी हैं और बीजेपी को बधाई दी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाई। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद में पुनः बीजेपी ने दोबारा यहाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत के साथ में सत्ता सरकार बनाई है। उसी की खुशी में, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश का किसान जो है बीजेपी को समर्थन करेगा, और कुछ लोग जो है, कुछ किसान संगठन ये कह रहे थे कि योगी बाबा जो है अब मठ में चले जाएंगे। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के कारण उन्हें वहाँ मठ में भेज रहे थे, तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो उन्हें भेज दे। जो सच्चे किसान हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन जो भी हैं, जो किसान संगठन है, वो बीजेपी को समर्थित कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। आखिर इसका कारण क्या है? लोगों ने बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग करके दोबारा बीजेपी सरकार बनवा दी। गोरखपुर के लोगों को आप सुनिए। यूपी चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। ऐसे में
विपक्षी समाजवादी पार्टी ने ये उम्मीद किया था कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और यही वजह थी कि कई मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने का काम कर रही थी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो या फिर आवारा पशुओं की बात हो। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के जनता ने कितना उसे दरकिनार करके बीजेपी को समर्थन दिया है, उसको लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, इस जीत को क्या कहेंगे? और जिस तरीके से विपक्ष ने घेरने का काम किया था तमाम मुद्दों को लेकर के, उन सबको दरकिनार किया है आम जनता ने। सर, बाबा जी ने इतना विकास किया 5 सालों में कि सारे विपक्ष का जो भी मुद्दे थे वो सारे फेल हो गए और उम्मीद से अच्छी सीट आई है बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है आपको, जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उसे जनता ने दरकिनार किया है? देखिए, ये जीत समावेशी विकास की है। आदित्यनाथ जी ने किसी एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय को लेकर के काम नहीं किया है। उन्होंने अपने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम किया है और प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य मत दिया है, उनको दोबारा सत्ता की चाबी सौंपी है और हम सबको ये विश्वास है कि योगी सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। वो अपने समावेशी विकास के मुद्दे पे अडिग रहेगी। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल सही कहा आपने, सबका साथ सबका विकास। यही वजह थी कि लगातार नारा दिया जा रहा था कि जो विकास करेगा वही जनता पे राज करेगा और जनता पे राज करने वाले व्यक्ति को जनता ने सत्ता की चाबी एक बार फिर से दे दी है और साफ कर दिया है कि एक बार फिर से प्रदेश में एम और वाई का फैक्टर काम किया है और आगे भी इसी तरीके से फैक्टर काम करता रहेगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और अब नया मंत्रिमंडल भी बनेगा। कुछ संभावित मंत्रियों के नाम आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाते हैं। ये देखिए, राजेश्वर सिंह अफसर रही हैं और चुनाव लड़े जीते। असीम अरुण, ये भी अफसर रही हैं, चुनाव जीते, मंत्री बनाया जा सकता है। दया शंकर सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। ये संभावित मंत्रियों के नाम आपको बता रहे हैं। ब्रजेश पाठक को भी मंत्री बनाया जाएगा। ये संभावित मंत्रियों के नाम है। आशुतोष टंडन मंत्री बन सकते हैं क्योंकि अब नया गठन भी सरकार का होना है। महेंद्र सिंह का नाम भी माना जा रहा है। ये संभावित मंत्री हैं, इनको मंत्री बनाया जा सकता है। स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य का नाम भी इस लिस्ट में माना जा रहा है। रविंद्र जायसवाल को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुरेश खन्ना एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। जय मंगल कनौजिया मंत्री बन सकते हैं। ये संभावित लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। सतीश महाना मंत्री बन सकते हैं एक बार फिर से। श्रीकांत शर्मा को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ नाथ सिंह मंत्री बन सकते हैं। तो सूर्य प्रताप शाही, कई ये ऐसे चेहरे हैं जो अभी 2017 से 22 का कार्यकाल रहा उसमें मंत्री रहे, एक बार फिर से मौका मिल सकता है। भूपेंद्र सिंह का नाम भी इस लिस्ट में माना जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। कपिल देव अग्रवाल भी मंत्री बन सकते हैं। बलदेव सिंह औलख अभी भी राज्य मंत्री हैं, 2017 से 22 में राज्य मंत्री रहे और अब एक बार फिर से मंत्री बनाया उनको जा सकता है। राजेश त्रिपाठी का नाम, मनीष असीजा का नाम है, लक्ष्मी नारायण चौधरी का नाम है, राजेश चौधरी का नाम है, अंजुला माहौर हैं, हाथरस से अभी चुनी गई हैं, नीलिमा कटियार हैं। तो ये मंत्री बन सकते हैं। मनीषा अनुरागी को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये ग्राफिक के जरिए कुछ संभावित नाम आपको हम बता रहे हैं। पंकज सिंह, नोएडा में उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। शशांक वर्मा का नाम भी इस लिस्ट में माना जा रहा है। अरविंद गिरी का नाम भी माना जा रहा है कि मंत्री बन सकते हैं। तो ये कुछ संभावित नाम है जो ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं। मंत्री बनाया जा सकता है। AK शर्मा, आपको याद होगा चुनाव से पहले AK शर्मा का नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में उत्तर प्रदेश में रहा था और अब वो मंत्री बन सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। संभावित ये नाम है। आशीष पटेल का नाम भी इस लिस्ट में हो सकता है, मंत्री उनको भी बनाया जा सकता है। तो योगी सरकार के संभावित मंत्रियों के नामों की लिस्ट ये ग्राफिक के जरिए आप समझिए। जयप्रकाश जैकी का नाम भी इस लिस्ट में माना जा रहा है। जयप्रकाश जैकी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मंत्री बन सकते हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं। अनिल राजभर का नाम भी
एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। ये योगी सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम आपको बता रहे हैं। नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी मंत्री बन सकते हैं। तो कई ऐसे चेहरे जो रिपीट हो सकते हैं। सरिता भदौरिया का नाम भी इस लिस्ट में है। सरिता भदौरिया को मंत्री बनाया जा सकता है। नई सरकार के गठन में मंत्री वो बन सकती हैं। तो ये समझिए ग्राफिक के जरिए नितिन अग्रवाल, देखिए अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं और कई ऐसे नाम हैं जो 17 से 22 के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। और विजय बहादुर पाठक, तो ये संभावित नाम है मंत्रियों के जो आपको बता रहे हैं। मंत्री इनको बनाया जा सकता है। ये संभावित मंत्री हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक नाम हम बता रहे हैं। तो यूपी चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। एसपी को उम्मीद थी कि बीजेपी हारेगी, लेकिन फिर भी जनता ने क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार कर बीजेपी को वोट दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के लोगों से इस पर बात की और समझने का प्रयास किया। सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। हालांकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन उसके बावजूद ही भाजपा की सरकार बनी। लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर हमसे बात करेंगे। अलग-अलग मुद्दों पर घेरा था, महंगाई, बेरोजगारी और भी सारी चीजें पर वैसे जैसे हमारा देश जिस हिसाब से विकास कर रहा है उस हिसाब से बीजेपी सरकार ही ठीक है। क्योंकि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी लेवल ऊपर करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चाहिए। महिलाएं कैसे देखती थी? सुरक्षा की बहुत बड़ी बात होती थी। जब घर से निकलते तो डर रहता था, लेकिन अभी क्या लगता है? अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, ज़्यादा तो नहीं आई है, वैसे आई है, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। कैसे देखते हैं आप? लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे, महंगाई थी, बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी योगी जी को चुना गया। अरे तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई होगी। जमीनें कम हो रही है, खेत कम हो रहे हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। काम भी तो हो रहा है। कैसे देखते हैं एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनी है? बीजेपी सरकार आएगी, अच्छा ही कार्य करेगी और ये जो भी कार्य करेगी वो हम सबके हित के लिए करेगी। हम यही चाहेंगे योगी जी से भी कि जो भी कार्य हो हमारे समाज के लिए हो और आने वाले कल के लिए। आप कैसे देखते हैं? विपक्ष कई सारे मुद्दों पर घेर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को ही लोगों ने बहुत से ऐसे दोबारा जनता ने भाजपा को लाने। बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती रही है, माफियाओं की जो ये बहुत सही होना चाहिए। आजकल माफियाओं का बहुत राज हो गया था सपा गवर्नमेंट में, तो बुलडोजर बाबा के आने से काफ़ी शांत होगा और आने वाले समय में और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। एक ही नारा रहेगा, सबका साथ सबका विकास। यही होना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन जो भाजपा सोचती है वो सही सोचती, तो वो जनता के हित में है। अभी 5 साल मिले हैं भाजपा को एक बार, और लोगों को उम्मीदें हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतर हुआ है यूपी में, लेकिन अगर रोजगार के क्षेत्र में काम होगा तो शायद और बेहतर होगा। अमीश के साथ रवि कुमार, मीडिया न्यूज़ लखनऊ। आखिरकार जनता ने क्यों बीजेपी को चुना और सपा गठबंधन को नहीं चुना, इस पर हमारी टीम ने गाजियाबाद के लोगों के बीच जाकर उनसे बात की। आइए जानते हैं गाजियाबाद की जनता का क्या कुछ कहना है। पोलैंड से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जिस C7 ग्लोब मास्टर में आए हैं, उसमें 200 से ज़्यादा छात्र भी मौजूद हैं जो वतन वापसी कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरबेस पर मौजूद हैं, हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। कब गए थे यूक्रेन में और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर? मैं दिसंबर में गया था यूक्रेन में। वैसे हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा समर बैच है, मैं KNM में खारकिव में हूँ, जहाँ पे अभी मतलब बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है। तो हमारा नॉर्मली एक्सपीरियंस है। अभी तो जब इवैक्यूएशन हुआ है तो हम यहाँ आ गए हैं। जो खारकिव में, क्योंकि जैसा कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो क्या कुछ रहा? कैसे आप पहुँचे? बॉर्डर पर आप पहुँचे होंगे, किस तरह से पहुँचे? तो हमारे वहाँ पे जो हैं हरदीप भैया हैं, एक हरदीप सर हैं, वो उन्होंने हमारा पूरा अरेंज करवाया। उन्होंने पहले हमें, जब बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपने हॉस्टल के हमारे हॉस्टल के बेसमेंट में रखा। वहाँ पे हमारा सारा फूड अवेलेबल करवाया। उसके बाद जब डेट आ गई थी कि मतलब यहाँ खारकिव लीव करना है, उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन तक लाए। रेलवे स्टेशन में भी फिर अचानक से बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर उन्होंने पिसोचिन तक हमारा अरेंज करवाया कि पैदल जाना है वहाँ पे। जब बाद में मेरे को जब वहीं एयरपोर्ट में आके पता चला कि हमारे साथ एक पेशेंट भी आ रहा है, जिसकी वजह से फ़्लाइट थोड़ी डिले हुई है, उसको 5 गोलियाँ लगी हुई हैं। तो अब घर पे जाके सबसे पहले किससे मिलेंगे?
अभी तो अपनी मम्मी पापा से मिलूंगा जाके सबसे पहले। बहुत मिस किया होगा, कभी इंटरनेट आया होगा, कभी नहीं आया होगा, ये सब? हाँ, वो तो बहुत हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कनेक्टिविटी तो थी नहीं। उसके बाद ये जब हम पोलैंड पहुँच गए उस टाइम पे भी हम कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन यूक्रेन के हमारे नंबर है तो नेट भी बहुत धीरे चल रहा था। इस ऑपरेशन के कामयाब होने पर, आपको यहाँ तक लाने पर किसको धन्यवाद अदा करेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो हरदीप सर हैं उनको शुक्रिया करूँगा। उसके बाद पोलैंड के बाद तो हमारा सारा एम्बेसी वालों ने किया, तो फिर उनको भी एम्बेसी वालों को तो शुक्रिया करूँगा। तो बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के करियर के लिए। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आप बीती बताई और किस तरह के हालातों को उन्होंने फेस किया वो उन्होंने बताया। गाजियाबाद में कैमरामैन जेना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और इसके बाद प्रदेश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर बीजेपी के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर के साथ जनता का आभार व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ चौराहे को पूरी तरह से लाइटों और फूलों से सजा दिया गया है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल बना। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे ठोके, लेकिन कहीं न कहीं जो 10 मार्च को नतीजे आए हैं वो कहीं न कहीं एक बार फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और सरकार बनाने का मौका दिया। इस समय मौजूद हैं हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के निकट लाल बत्ती चौराहे पर, जहां पर होर्डिंग बैनर के माध्यम से भाजपा आभार जता रही है। जो जनता ने उनको फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और एक बार फिर सरकार बनाने का मौका दिया। जो भाजपा की नीतियां थी उससे प्रेरित हुए जनता ने जो विश्वास जताया है वो होर्डिंग बैनर के माध्यम से भाजपा जनता का आभार जता रही है। होर्डिंग पर योगी और मोदी का जो पोस्टर बना हुआ है उसमें जो तस्वीर बनी हुई है, आपको हम साफ तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है, लोकतंत्र की हुई जीत, जनता जनार्दन का आभार। फिर जनता ने अपना विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बार फिर मौका दिया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से राजधानी लखनऊ में होर्डिंग बैनर लग रहे हैं वो भाजपा सरकार एक बार फिर जनता को आभार जता रही है कि जो उनको मौका दिया गया है वो उस पर खरे उतरेंगे। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। और 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटों पर जीत हासिल की। इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने जीत के बाद अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में आई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुप्रिया पटेल जी मौजूद हैं। अनुप्रिया जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। सरकार बन गई है, अब क्या एक्सपेक्टेशंस और हैं? अपने मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं तो आप कहाँ देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी तो जश्न मनाने का समय है। इतनी बड़ी साझी सफलता है ये। हम सब ने, अपना दल, निषाद पार्टी, भाजपा, तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, नेताओं ने मिलकर बहुत मेहनत की और जनता ने हमारे गठबंधन को फिर से आशीर्वाद दिया। तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, एनडीए की दोबारा वापसी हुई है, जश्न का मौका है। जी बिल्कुल। 17 में से 12, पहले 2 में से 2, जो ये ग्राफ है आपका, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे कार्यकर्ताओं की आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जनमानस की, अपना दल के चाहने वालों की, समर्थकों की, उनका इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है। ये सब कुछ मेरे कार्यकर्ताओं की और मेरे पार्टी के शुभचिंतकों और समर्थकों की और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को मानने वालों की देन है, उनका आशीर्वाद है। एक आखिरी सवाल अनुप्रिया जी आपसे भी जानना चाहूँगी, अब अपना दल कहाँ तक, अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा? अपना दल तो निरंतर आगे ही बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ते रहना है, रुकने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अनुप्रिया पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो बहुत से चैलेंजेस के लिए अब उनकी और वो खुद अपनी पार्टी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की हारने पर कहा कि हार और जीत जनता पर निर्भर है, हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई होगी।
निश्चित तौर पे ये तो पहले से पता था कि हम प्रचंड बहुमत में आएंगे और उसका कारण था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और प्रयास के माध्यम से जो कार्य किया गया, हर घर तक लोगों के बीच में पहुंचा गया, वही आवाज़ थी और वही आवाज़ लोगों की निकल कर के आई है। तो निश्चित तौर पर वो तो होना ही था। देखिए, हार और जीत जनता के ऊपर निर्भर होता है। बड़े से बड़े नेता को जनता हरा देती है और कुछ भी जो ना हो उसके अपने अमूल्य वोटों से वो विधायक या सांसद बना देती है। तो आज जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो राजा होता है। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, चाहे वो पिताजी हों, चाहे पार्टी के हमारे अन्य शीर्ष नेता हों, कहीं कोई कमी रह गई होगी जिनसे जनता नाखुश होगी और उसी की वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।